हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग CRE एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम थी ये मल्टीपल पोस्ट के लिए, मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट थी उस पोस्ट के लिए एग्जाम 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी में कंप्लीट हुई थी और कुछ रिमेनिंग पोस्ट थी दोस्तों, वो कुछ दिनों बाद उसके एग्जाम भी कंप्लीट हो चुकी थी। ओके, तो उसके बाद में दोस्तों इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया गया था। ओके, तो ऑप्शन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो 15 मई 2025 थी। ओके, तो आई होप आप सभी ने ऑप्शन फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपकी अभी सिलेक्शन लिस्ट लगेगी या फिर इंस्टीट्यूट अलोकेशन लिस्ट आएगी। ओके, जो मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो कैंडिडेट मेरिट्स में है तो उनका सिलेक्शन होगा और उन्हें इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा। ओके, तो इंस्टीट्यूट अलॉट करने के बाद में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, एसएससी के सर्टिफिकेट्स। एसएससी के सर्टिफिकेट्स में आपके पास में इसकी मार्कशीट्स होना जरूरी है। ओके, 10th की जो मार्कशीट है वो मार्कशीट कंपलसरी है और उसके साथ ही में आपके पास में 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वो पासिंग सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद में आपके पास में 12th के मार्कशीट, ओके, एचएससी की आपके पास में मार्कशीट होना जरूरी है और साथ ही में 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट आता है दोस्तों, ये दोनों चीजें की जरूरत है। ओके, एसएससी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जरूरत है, वैसे ही आपको 12th की मतलब एचएससी की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट की जरूरत होने वाली है। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, ओके, तो बीएससी नर्सिंग में आपका जो 4 साल का कोर्स है तो ये चारों साल की आपको मार्कशीट्स कंपलसरी है। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, ये मार्कशीट की आपके पास में जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों आपको कैरी करना है। ओके, तो देखिए मैं आपको अभी से बता के रखता हूँ दोस्तों, एक सेट जो रहेगा आपका ओरिजिनल का रहेगा। ओके, जितने कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसके ओरिजिनल सभी का सभी एक सेट तैयार करना है और उसके बाद में एक सेट जो है दोस्तों इसकी जेरोक्स कॉपीज का लगेगा। ओके, और ये जो जेरोक्स कॉपीज होती है दोस्तों ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ओके, जिस दिन पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा तो उस दिन की डेट डालना है और साथ ही में आपको ऐसे आपकी साइन करना है और उसके नीचे जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन रहेगा वो डेट यहाँ पर नीचे मेंशन करना है। ओके, क्लियर है। तो अगर बीएससी नर्सिंग की है तो फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर 4 साल की आपको मार्कशीट जरूरत है। फिर उसके बाद में अगर दोस्तों बीएससी के अलावा ओके कोई कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने बीएससी नहीं किया हुआ है और जीएनएम किया हुआ है, तो जीएनएम का जो कोर्स रहता है दोस्तों 3 साल का कोर्स रहता है। ओके, तो इसमें तीनों साल की आपकी जो मार्कशीट्स है, ओके, तो ये सभी मार्कशीट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है, देखिए बीएससी नर्सिंग अगर कंप्लीट हुआ है तो वैसी सिचुएशन में आपको डिग्री सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट करना जरूरी है। ओके, अगर बीएससी के अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखी है दोस्तों तो ऐसी सिचुएशन में आपको नर्सिंग का जो डिप्लोमा मिलता है, जो पर्टिकुलर आपकी नर्सिंग काउंसिल रहेगी, ओके, तो वो नर्सिंग काउंसिल एक डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं दोस्तों पास आउट होने के बाद में। तो वो पास आउट होने के बाद में जो डिप्लोमा रहेगा वो डिप्लोमा आपको कैरी करना है। ओके, क्लियर है। और देखिए दोस्तों, जैसे मतलब अभी देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर की मार्कशीट बताया हो दोस्तों, इसके साथ में एक पासिंग सर्टिफिकेट आता है दोस्तों। ओके, क्या आता है, पासिंग सर्टिफिकेट। तो वो पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा आप ले जा सकते हैं। इवन अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम के बाद में एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों, तो ये पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा तो आप ले जा सकते हैं। ओके, क्लियर है। ओके, उसके बाद में देखिए दोस्तों आपके पास में काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। ओके, तो देखिए जो पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो महाराष्ट्र की नर्सिंग काउंसिल है दोस्तों, तो मैं महाराष्ट्र की नर्सिंग काउंसिल का मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट की जो कुछ काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, तो उस नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। या फिर आपके पास में अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड है दोस्तों। आइदर आपके पास में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी चल जाता है। ओके, क्लियर है। देखिए दोस्तों, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जिनका जो
उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 5 साल की होती है। जैसे महाराष्ट्र में बताता हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है वो कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। 5 साल बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है। ओके, तो रिन्यू करने के बाद में आफ्टर रिन्यूअल इसके बाद में हमें एक स्लिप मिलती है, उसे रिन्यूअल स्लिप बोला जाता है। तो अगर इनकेस आपका रिन्यूअल हुआ है, ओके, तो रिन्यूअल की जो स्लिप रहेगी दोस्तों वो भी आपको कैरी करना होगा, कंपल्सरीली आपको कैरी करना होगा। ओके, क्लियर है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली। ओके, तो जितने कुछ आपने जो कुछ कोटा क्लेम किया है, समझ के चलिए कोई अगर कैंडिडेट एससी कैटेगरी से है तो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एसटी कैंडिडेट है तो एसटी कैटेगरी का उसे कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना कंपलसरी है। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर किसी ने अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और जिसने नॉन क्रीमिलियर ऑप्शन को ऑप्ट किया है, ओके, तो उनके पास में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये किस डेट के बीच में इशू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 से लेकर, ओके, देखिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक के बीच का ही चाहिए। ओके, दोनों डेट इसमें इंक्लूड रहेंगी दोस्तों। अगर आपने 1 अप्रैल को भी निकाला होगा तो भी एक्सेप्टेड रहेगा, अगर आपने 31 जनवरी 2025 को भी निकाला है फिर भी एक्सेप्टेड रहेगा, और इसके बीच में अगर इसके बीच का भी है तो भी एक्सेप्टेड रहेगा। लेकिन इसके पहले का मतलब 1 अप्रैल 2024 के पहले का या फिर 31 जनवरी 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो इसी डेट के बीच का, और ये दोनों भी डेट उसमें इंक्लूड रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी जो ओबीसी कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए लागू रहता है, एससी कैंडिडेट्स है उनके लिए भी लागू रहता है, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लागू होता है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर किसी ने ईडब्ल्यूएस कोटा यस किया है, ऑप्ट किया है, तो उनको जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी लेकर जाना है। और सेम देखिए दोस्तों, जैसा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए डेट मेंशन किया है उसी टाइप से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी होती है। तो ये जो वैलिडिटी है दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर, ओके, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच का होना चाहिए। ओके, देखिए दोस्तों, ये डेट जो है एकदम क्रूशियल डेट है। इसके बाद का आपके पास में क्वालिफिकेशन भी है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, वो वैलिड नहीं होगा। अगर इसके बाद में आप पास आउट होते हैं, ये जो डेट मेंशन की गई है दोस्तों, इसके बाद का आपके पास में मतलब 31 जनवरी के बाद का आपका पास आउट है, तो आप इस प्रोसेस में एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको इस प्रोसेस के बाहर निकाला जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी है, ओके, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो ऐसा अगर कोटा क्लेम किया है तो जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। ओके, ये भी सर्टिफिकेट दोस्तों 31 जनवरी 2025 के पहले का होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको प्रूफ देना है, तो उसके लिए एक तो आप 10th का जो मार्क सर्टिफिकेट है दोस्तों, ओके, पासिंग सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में ही बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एसएससी का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं। 10th के सर्टिफिकेट को एज अ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दे सकते हैं, या फिर आपके पास में आपकी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अगर होंगी, ओके, ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एलसी, ओके, तो एलसी भी वैलिड होता है दोस्तों। आइदर आप 10th सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ओके, फिर देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके लिए लागू है, जो कैंडिडेट जीएनएम पास आउट हुए हैं, ओके, जीएनएम कैंडिडेट है और जिन्होंने ईएसआईसी, ओके, ईएसआईसी या फिर रिम्स के लिए अप्लाई किया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था दोस्तों, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में। ओके, फिर उसके बाद में जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी किया है, ओके, बीएससी किया है, लेकिन अगर ईएसआईसी एंड रिम्स के लिए अगर अप्लाई किया है तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर बीएससी नर्सिंग होने के बाद में अगर आपने एसएनओ पोस्ट के लिए, मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा, तो वैसी कंडीशन में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। ओके, तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों 2 टाइप से है। अगर आपने एम्स नागपुर के लिए ऑप्ट किया है
तो वैसी सिचुएशन में आपको 200 बेडेड हॉस्पिटल में मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, क्लियर है। और उसके अलावा बाकी के जो एम्स थे, रेस्ट ऑफ ऑल एम्स में आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है दोस्तों, तो उसमें जो ड्यूरेशन है, कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक आप वहां पर वर्किंग थे, तो वो सब कुछ उसमें मेंशन होना जरूरी है। ओके, वैसे टाइप का ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों एनओसी। एनओसी इज व्हाट? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसके लिए लागू रहेगा दोस्तों? ऐसे कैंडिडेट जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पीएसयू सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या फिर ऑटोनॉमस बॉडी में वर्किंग है और जिनकी पोस्ट रेगुलर है। रेगुलर इज व्हाट दोस्तों? रेगुलर का मतलब क्या है? जो परमानेंट एम्प्लॉयज है, तो परमानेंट एम्प्लॉयज को ही एनओसी सर्टिफिकेट उनके प्रेजेंट एम्प्लॉयर की तरफ से इशू किया हुआ चाहिए। ओके, क्लियर है। और जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऐसे बोल सकते हैं लोकम बेसिस पे है या फिर एडॉक बेसिस पे है, तो एडॉक बेसिस या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लोकम बेसिस वाले किसी भी कैंडिडेट्स को एनओसी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, इवन प्राइवेट में भी आप वर्किंग होंगे, ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में वर्किंग होंगे, उस कंडीशन में भी आपको एनओसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एनओसी की रिक्वायरमेंट किन्हें है? जो लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी में एज अ रेगुलर मतलब परमानेंट एम्प्लॉय करके काम कर रहे, उन्हीं को एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड। तो देखिए दोस्तों, जो आपको एडमिट कार्ड मिला था जब आपकी एग्जाम हुई थी, उसके पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक अवेलेबल हुई थी। सेम लिंक पर जाकर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, और जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, उसके कॉर्नर में एक कैंडिडेट सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो वहां पर आपको साइन करना कंपलसरी है। ओके, तो वो एक एडमिट कार्ड की जो प्रिंट रहेगी उसके ऊपर साइन किया हुआ आपको सब लेकर जाना है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, जब आपने अप्लीकेशन किए थे, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट होना कंपलसरी है। देखिए दोस्तों, ये जो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, ये जो सीआरई का नोटिफिकेशन आया था उसी में से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको लास्ट में वो लिस्ट जो सीआरई के नोटिफिकेशन में जो लिस्ट है, वो लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूं। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो आपका रिजल्ट आया था, ओके, रिजल्ट आया था इज व्हाट? जिसमें आपका रैंक मेंशन था। ओके, तो उसका भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए, ये जो है आपका, ये जो रिजल्ट है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 का, तो यहाँ पर आपकी कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, यहाँ पर क्यूआर कोड है दोस्तों, फादर्स नेम, रोल नंबर, कैटेगरी, ग्रुप कोड, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक दिया है, टोटल मार्क्स आउट ऑफ 400, करेक्ट आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं, ब्लैंक कितने छोड़े। तो ये वाला जो पेज है दोस्तों, ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको लॉगिन करना पड़ेगा एम्स एग्जाम्स की जो वेबसाइट है। ओके, कौन सी? एम्स एग्जाम्स की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में जाकर आपको लॉगिन डिटेल्स डालना होगा। लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड स्टेज 1 रिजल्ट। ओके, तो डाउनलोड स्टेज 1 रिजल्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज की आपको प्रिंट लेना है, इसके ऊपर भी आपको क्रॉस साइन मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और जो तारीख पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वो तारीख उस पर मेंशन करना नेसेसरी है। ओके, क्लियर है। ओके, तो रिजल्ट का जो कंसेप्ट था दोस्तों, यहां पर क्लियर हुआ होगा। जो रिजल्ट आपको आपके लॉगिन आईडी में दिखने वाला है, वही उसी की प्रिंट आपको लेकर जाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सीट अलोकेशन लेटर। ओके, तो ये कब आएगा दोस्तों? अभी देखिए, जैसे ही आपने 15 तारीख तक जो डेट थी आपको इंस्टीट्यूट चॉइस फिलअप की, ओके, तो फिलअप करने के बाद में जो कैंडिडेट्स का मेरिट आएगा, ओके, तो जो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेक्शन होता है, ओके, सिलेक्शन होने के बाद में देखिए दोस्तों, फिर से अगेन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको इंस्टीट्यूट अलोकेशन लेटर दिखाई देगा। ओके, तो सेम वो इंस्टीट्यूट अलोकेशन लेटर आपको डाउनलोड करना है और उसकी भी प्रिंट आपको साथ में लेकर जाना है। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए या तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं आपका, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ओके, या फिर वोटिंग कार्ड दे सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक प्रूफ एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको एड्रेस प्रूफ देना है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आइदर आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी
इन 3 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और ये जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मंगा है तो उसके लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओके, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है। और कौन से फोटोग्राफ्स लगेंगे दोस्तों, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था। ओके, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त जो पासपोर्ट फोटो आपने अपलोड किया था, सेम पासपोर्ट फोटो आपको वहां पर 2 नंबर ऑफ क्वांटिटीज में लेकर जाना कंपलसरी है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया था मैंने कि जितने कुछ डॉक्यूमेंट्स बताया हूं अभी तक, तो उसका एक सेट जो रहेगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का रहेगा, और जो एक दूसरा एक सेट रहेगा वो जेरोक्स कॉपीज का रहेगा। फोटो कॉपीज का एक सेट रहेगा। जो जेरोक्स कॉपीज का सेट है, फोटो कॉपीज का सेट है, उसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद में जो कुछ आपकी सिग्नेचर रहेगी दोस्तों, उसके नीचे जिस तारीख में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, समझ के चलिए 31 मई को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो 31 मई की आपको यहाँ पर ऐसे डेट भी लिखने की है। ओके, ऐसा साइन करने के बाद में नीचे डेट भी लिखना कंपलसरी है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन अवेल किया है दोस्तों, क्या एज रिलैक्सेशन अगर अवेल किया है, तो वैसी सिचुएशन में अगर ओबीसी एससी एसटी अगर है, ओके, ओबीसी एससी अगर एसटी है, तो वैसी सिचुएशन में तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और वैसी सिचुएशन में अगर आपने एज रिलैक्सेशन अवेल किया है, जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओके, तो वैसी सिचुएशन में जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, ओके, कौन प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब जो आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी है। सर्टिफिकेट में क्या मेंशन रहेगा दोस्तों कि आप यहाँ पर वर्किंग है, कितने साल से वर्किंग है, और कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। ओके, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, ये सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं कौन से बेसिस पे बता रहा हूँ, जो एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन के अंडर में ही एक लिस्ट दी गई थी। ओके, तो वो लिस्ट भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही, पहले नंबर पे रिजल्ट दिखाई दे रहा, जो रैंक जो बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन स्लिप होना जरूरी है दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो फॉर्म अप्लाई किए थे। फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड होना जरूरी है, उसके ऊपर सिग्नेचर जरूरी है। फिर उसके बाद में लेटर ऑफ सीट अलोकेशन डाउनलोडेड फ्रॉम डैशबोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप पोस्ट। ओके, फिर उसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसकी जगह पे आप लिविंग सर्टिफिकेट का भी यूज कर सकते हैं। फिर 6 नंबर पे क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में 7th नंबर पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट लगेगा। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब परसेंटेज जो है दोस्तों, 50% का डिसेबिलिटी है, 40% का डिसेबिलिटी है, तो वो उसके ऊपर मेंशन होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में एनओसी, एनओसी का भी डाउट मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसबी, पीएसयू बॉडी या फिर ऑटोनोमस बॉडी से है तो उन्हीं को जरूरी है, और जो रेगुलर एम्प्लॉइज है उन्हीं के लिए कंपलसरी है। फिर उसके बाद में प्रूफ ऑफ इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीएससी किया है तो 4 साल की मार्कशीट लगेंगी, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, जीएनएम कर रखी है तो 3 साल की सर्टिफिकेट्स वगैरह लगेंगे। ओके, फिर उसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट बताया था, ओके, कौन सा, पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट मेंशन होता है। ओके, डेट ऑफ रिजल्ट किस में मेंशन होता है, पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है, तो पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपका, मतलब देखिए नर्सिंग की सभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो ये तो लगेगा ही। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया वो भी मैंने आपको समझा के दिया। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओके, तो आईडी कार्ड का भी मैंने आपको बताया हो, और एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय रिस्पेक्टिव एम्स और हॉस्पिटल। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका इंस्टीट्यूट अलोकेशन लेटर आएगा, ओके, अलोकेशन के बाद में जो कुछ इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगेन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट दी जाएगी। ओके, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट रहेगी उसमें इसके अलावा
जो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन रहेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। एक सेट ओरिजिनल का लगेगा दोस्तों, और एक सेट जो रहेगा वो जेरोक्स कॉपीज का, ओके, फोटो कॉपीज का लगेगा, और जिसके ऊपर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना कंपलसरी है। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो आई होप जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो, साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।